सुबह के करीब 5:30 बजे थे। घर में दिन की शुरुआत हो चुकी थी। किचन से बर्तनों की आवाज़, गैस पर चढ़े प्रेशर कुकर की सीटी और चूल्हे पर उबलती चाय की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। किचन में पूजा लगातार काम किए जा रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी, लेकिन उसके हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक तरफ चाय तैयार हो रही थी, दूसरी तरफ आलू की सब्जी के लिए तड़का लगाया जा रहा था और साथ ही पूजा आटा गूंदने में भी लगी हुई थी। पिछले 6 सालों से उसकी सुबह कुछ इसी तरह शुरू होती थी और रात करीब 11 बजे जाकर ख़त्म होती थी। ऐसा लगता था जैसे वो इस घर की बहू नहीं बल्कि 24 घंटे चलने वाली कोई मशीन हो, जिसे थकने या आराम करने का हक ही नहीं है। घर के बाकी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त थे, लेकिन पूजा की ज़िंदगी घर की 4 दीवारों और कामों की लंबी सूची के बीच सिमट कर रह गई थी। उस सुबह भी वो बिना शिकायत किए अपने काम में लगी हुई थी। तभी सुशीला जी की नींद खुली और वो उठकर डाइनिंग रूम में आकर बैठ गई। उन्होंने अपने घुटनों में तेल लगाना शुरू किया और कुछ देर बाद उनकी नज़र घड़ी पर गई। पूजा को अच्छी तरह पता था कि सुशीला जी को सुबह ठीक 7 बजे बिस्तर पर चाय चाहिए होती है। चाय भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि तेज, कड़क और कम चीनी वाली। अगर चाय 2 मिनट भी देर से पहुंच जाए तो सुशीला जी का पारा चढ़ जाता था और फिर सुबह की शुरुआत ही तानों से होती थी। पूजा इसलिए बाकी कामों के बीच भी घड़ी पर नज़र बनाए हुए थी, क्योंकि उसे पता था कि इस घर में उसकी छोटी सी गलती भी बड़ा मुद्दा बन सकती है। करीब 7:30 बजे राहुल भी तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आ गया। पूजा ने तुरंत उसका टिफिन पैक किया, गरम पराठे उसकी प्लेट में रखे और उसके सामने नाश्ता लगाया। राहुल आराम से नाश्ता करता रहा, अपनी घड़ी देखी, बैग उठाया और ऑफिस के लिए निकल गया। जाते समय उसने एक बार भी पीछे मुड़कर ये देखने की कोशिश नहीं की कि सुबह से काम करते करते उसकी पत्नी किस हालत में पहुंच चुकी है। पूजा ने भी कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप वापस किचन में चली गई और बचे हुए काम निपटाने लगी। इस घर में एक ऐसा कमरा भी था जिसका दरवाजा सुबह 8:30 बजे से पहले शायद ही कभी खुलता था। वो कमरा था अंकित और नेहा का। अंकित राहुल का छोटा भाई था और नेहा इस घर की नई बहू थी। उनकी शादी को अभी मुश्किल से 8 महीने ही हुए थे। नेहा एक बड़ी और अच्छी कंपनी में नौकरी करती थी और उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी। शादी के समय नेहा के मायके वालों ने भी अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया था। महंगी गाड़ी, भारी गहने और ज़रूरत से ज़्यादा सामान देकर उन्होंने अपनी बेटी को विदा किया था। शायद यही वजह थी कि सुशीला जी की नज़रों में नेहा की कीमत बाकी सबसे अलग थी। नेहा सुबह 9 बजे उठे, देर तक सोए या रात को ऑफिस से लौटकर सीधे अपने कमरे में चली जाए, सुशीला जी को उससे कोई शिकायत नहीं होती थी। उल्टा अगर कोई नेहा से घर के काम को लेकर कुछ कह देता तो सुशीला जी तुरंत उसका बचाव करने लगती। वो अक्सर कहती, अरे मेरी छोटी बहू दिन भर ऑफिस में मेहनत करती है, बेचारी थक जाती है, उसे आराम करने दो। सुशीला जी की यही बात पूजा के दिल में कहीं ना कहीं चुभती थी, क्योंकि पूजा भी तो सुबह से रात तक लगातार काम करती थी, लेकिन उसकी थकान किसी को दिखाई नहीं देती थी। पूजा अगर दोपहर में सिर्फ 10 मिनट के लिए अपनी कमर सीधी करने लेट जाती तो सुशीला जी की आवाज़ तुरंत उसके कानों में पड़ती, पूजा अगर काम खत्म हो गया हो तो जरा अचार के डिब्बे बाहर धूप में रख देना, और हाँ, शाम को राजमा बनाना है, उसे अभी से पानी में भिगो देना। पूजा हर बार बिना कुछ कहे उठ जाती। उसे लगता था कि शायद यही उसकी जिम्मेदारी है और इसी तरह उसे अपना घर चलाना है। लेकिन नेहा के लिए घर का कोई काम जैसे बना ही नहीं था। सुबह करीब 8:30 बजे वो अपने कमरे से बाहर आती तो पूरी तरह तैयार होती। चेहरे पर शानदार मेकअप, बालों में अच्छी स्टाइलिंग और पैरों में खड़खड़ करती हुई हील्स। उसे देखकर ऐसा लगता जैसे वो सीधे किसी ऑफिस मीटिंग के लिए नहीं बल्कि किसी फैशन इवेंट में जा रही हो। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही वो आवाज़ लगाती, भाभी मेरा नाश्ता और टिफ़िन ले आइए, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। पूजा तुरंत उसके लिए नाश्ता लाती, टिफ़िन तैयार करती और बैग में रख देती। कुछ ही देर बाद अंकित भी तैयार होकर अपनी पत्नी के साथ नीचे आ जाता और दोनों आराम से नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाते। पूजा दरवाजे तक उन्हें जाते हुए देखती और फिर वापस किचन में लौट आती। उसे नेहा के नौकरी करने से कोई शिकायत नहीं थी।
आखिर वो भी समझती थी कि नौकरी करना आसान नहीं होता। उसकी तकलीफ सिर्फ इतनी थी कि नेहा ने कभी एक बार भी प्यार से ये नहीं पूछा था कि भाभी क्या मैं आपकी थोड़ी मदद कर दूं। यहाँ तक कि रविवार जैसे छुट्टी वाले दिन भी जब बाकी लोग देर तक आराम करते थे, नेहा ने कभी किचन में आकर पूजा के साथ एक कप चाय तक नहीं बनवाई थी। बल्कि कई बार उसका व्यवहार ऐसा होता जैसे पूजा का काम करना उसका फर्ज नहीं बल्कि मजबूरी हो। अगर किसी दिन सब्जी में नमक थोड़ा कम हो जाता या परांठा थोड़ा ज़्यादा सिक जाता तो नेहा तुरंत मुंह बना लेती। एक दिन उसने डाइनिंग टेबल पर ही नाराज होकर कहा, भाभी आज सब्जी में बिल्कुल स्वाद नहीं है, मैं बाहर कैंटीन में ही कुछ खा लूँगी, आप मेरा टिफ़िन भी मत पैक करना। नेहा की बातें पूजा के दिल में बार बार चुभ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर में उसकी पहचान क्या रह गई है। क्या वो सिर्फ इसलिए इस घर में लाई गई थी कि सुबह से रात तक सबके लिए खाना बनाती रहे, उनकी ज़रूरतें पूरी करती रहे और बदले में ताने सुनती रहे। लेकिन बीती रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूजा के अंदर जमा हुआ सालों का गुस्सा और दर्द एक साथ बाहर ला दिया। उस रात करीब 9:30 बजे तक पूजा पूरे परिवार का खाना तैयार कर चुकी थी। सुशीला जी और राहुल खाना खाकर अपने कमरे में जा चुके थे, लेकिन पूजा अभी तक किचन में ही लगी हुई थी। वो अंकित और नेहा का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि जब तक दोनों खाना नहीं खा लेते तब तक किचन समेटकर उसे चैन से सोने का मौका नहीं मिलेगा। थकान इतनी ज़्यादा थी कि उसके पैर दर्द कर रहे थे और आंखें भी भारी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो दरवाजे की तरफ उम्मीद से देख रही थी। करीब 10 बजे अचानक दरवाजे की घंटी बजी। पूजा ने सोचा कि आखिर दोनों आ गए हैं। वो तुरंत किचन से बाहर आई, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र अंकित और नेहा के हाथों पर पड़ी। दोनों के हाथों में पिज़्ज़ा के बड़े बड़े डिब्बे और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें थीं। अंकित ने पिज़्ज़ा का डिब्बा डाइनिंग टेबल पर रखा और पूजा को देखकर सहजता से बोला, अरे भाभी आप अभी तक सोई नहीं, आपने आराम क्यों नहीं किया? पूजा ने थकी हुई आवाज़ में कहा, मैं आप दोनों का इंतजार कर रही थी, खाना गर्म कर दूं? उसे उम्मीद थी कि शायद दोनों कहेंगे हाँ खाना लगा दो, लेकिन नेहा ने सोफे पर आराम से बैठते हुए बिना किसी चिंता के जवाब दिया, अरे भाभी आपको हमें फ़ोन कर देना चाहिए था, हम ऑफिस से निकलने के बाद सीधे मॉल चले गए थे, वहाँ हमें भूख लग गई थी तो हमने वहीं पिज़्ज़ा खा लिया। अब हमारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है, आप खाना फ्रीज में रख दीजिए, सुबह देख लेंगे। नेहा की बात सुनकर पूजा कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। उसके मन में आया कि वो पूछे, अगर बाहर खाना ही था तो एक फ़ोन या मैसेज करने में कितना समय लगता। उसने सुबह से लेकर रात तक मेहनत करके उनके लिए उनकी पसंद की पनीर की सब्जी बनाई थी। कितनी बार उसने गरम गैस के सामने खड़े होकर पसीना बहाया था, लेकिन उन दोनों ने एक बार भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं समझी कि घर पर कोई उनका इंतजार कर रहा होगा। फिर भी पूजा ने बहस नहीं की। उसने चुपचाप खाना फ्रिज में रखा और बर्तन साफ करने लगी। उधर अंकित और नेहा अपने कमरे में चले गए। पूजा को लगा कि शायद अब रात का काम खत्म हो जाएगा और वो भी सो सकेगी, लेकिन उसकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद नेहा फिर कमरे से बाहर आई। उसके हाथ में पिज़्ज़ा के खाली डिब्बे और कोल्ड ड्रिंक की इस्तेमाल की हुई बोतलें थीं। उसने बिना कुछ सोचे वो सारा कचरा किचन की स्लैब पर रख दिया और बोली, भाभी ये डिब्बे और बोतलें सुबह कूड़े वाले को दे देना, मुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, गुड नाइट। इतना कहकर नेहा वापस अपने कमरे में चली गई। पूजा कुछ सेकंड तक उन खाली डिब्बों को देखती रही। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन इस बार उस थकान के पीछे गहरा दुख भी था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे नेहा ने कचरा किचन के स्लैब पर नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान के ऊपर फेंका हो। पूजा के मन में सवाल उठने लगे, क्या नौकरी करने वाली औरत होना इस बात का हक दे देता है कि वो घर में रहने वाली दूसरी औरत को अपना नौकर समझे? क्या घर संभालने वाली महिला की मेहनत की कोई कीमत नहीं होती? क्या सुबह से रात तक परिवार के लिए काम करने वाली बहू सिर्फ इसीलिए कम हो जाती है क्योंकि उसे महीने के आखिर में सैलरी नहीं मिलती? उन सवालों ने पूजा को पूरी रात सोने नहीं दिया। वो करवटें बदलती रही और आखिरकार उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया। अब बहुत हो चुका था।
वो ना तो किसी सुपर वुमेन बनने की कोशिश करेगी और ना ही किसी से अपनी कुर्बानियों का तमगा मांगेगी। उसे बस इतना चाहिए था कि जिस तरह वो दूसरों की मेहनत की कदर करती है, उसी तरह कोई उसकी मेहनत और उसके समय की भी इज्जत करे। अगली सुबह पूजा की आंखें रोज की तरह सुबह 5 बजे खुल गई, लेकिन आज उसके मन में कुछ अलग था। उसने हमेशा की तरह सबसे पहले किचन संभाला, चाय बनाई और सुशीला जी के कमरे में जाकर उनके बिस्तर पर चाय रख दी। इसके बाद उसने राहुल के लिए नाश्ता तैयार किया, उसका टिफिन पैक किया और रोज की तरह उसके सामने नाश्ता लगा दिया। राहुल ने नाश्ता किया और करीब 8 बजे ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद पूजा ने किचन की गैस साफ की, स्लैब को अच्छी तरह पोंछा और बर्तनों का काम निपटाया। लेकिन आज उसने खुद को फिर से काम में झोंकने की बजाय कुछ ऐसा किया जो उसने शायद सालों से नहीं किया था। उसने अपने लिए एक कप चाय बनाई और आराम से डाइनिंग रूम के सोफे पर बैठ गई। पहली बार उसे लगा कि सुबह की चाय का एक कप सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, उसके लिए भी हो सकता है। वह चुपचाप चाय की चुस्कियां लेने लगी। आज उसने ना तो नेहा के लिए नाश्ता बनाया था और ना ही उसका टिफिन तैयार किया था। उसने अंकित के लिए भी कुछ नहीं बनाया। ये कोई बदला लेने की कोशिश नहीं थी, बल्कि पूजा की तरफ से अपनी सीमाएं तय करने की पहली शुरुआत थी। करीब 8:30 बजे नेहा के कमरे का दरवाज़ा खुला। हमेशा की तरह उसके कमरे से हील्स की खटखट सुनाई दी। नेहा पूरी तरह तैयार होकर बाहर आई। उसने सोचा कि रोज की तरह डाइनिंग टेबल पर उसका नाश्ता और टिफिन रखा होगा, लेकिन आज टेबल बिल्कुल खाली थी। वहाँ ना प्लेट थी, ना नाश्ता, ना ही टिफिन। नेहा ने हैरानी से पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई, फिर उसकी नज़र सोफे पर बैठी पूजा पर पड़ी, जो बेहद शांत होकर अपनी चाय पी रही थी। नेहा के चेहरे पर तुरंत नाराजगी आ गई। वो तेज कदमों से पूजा के पास पहुंची और बोली, भाभी, आपको अच्छी तरह पता था कि मुझे ऑफिस जाना है, फिर आपने आज हमारा नाश्ता और टिफिन क्यों नहीं बनाया? उसकी आवाज़ में सवाल कम और हक जताने का अंदाज ज़्यादा था। पूजा ने धीरे से चाय का कप टेबल पर रखा और उसकी तरफ देखा, लेकिन आज उसकी आंखों में हमेशा वाली थकान, डर या मजबूरी नहीं थी। आज उसकी नज़रों में एक अजीब सा आत्मविश्वास और ठहराव था। उसने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, देवरानी जी, मुझे बहुत कुछ पता है। मुझे ये भी पता है कि आपको ऑफिस जाना है और ये भी पता है कि सुबह आपको जल्दी होती है, लेकिन आपको भी एक बात समझनी चाहिए कि आप इस घर की छोटी बहू हैं और इस घर की जिम्मेदारियां सिर्फ मेरे हिस्से में नहीं आती। जितना इस घर को संभालना मेरा फर्ज है, उतना ही आपका भी है। नेहा कुछ पल तक पूजा को देखती रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमेशा चुप रहने वाली उसकी जेठानी आज इतनी साफ बात कर रही है। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पूजा उसके सामने इस तरह अपनी बात रखेगी। नेहा ने तुरंत अपनी सफाई देते हुए कहा, भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं नौकरी करती हूँ, मुझे सुबह सुबह घर के इन कामों के लिए समय नहीं मिलता। घर का काम तो आपकी जिम्मेदारी है ना? पूजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उस मुस्कान में व्यंग्य भी था और सालों का दबा हुआ दर्द भी। उसने कहा, मेरी जिम्मेदारी? आखिर किसने तय किया कि इस घर का हर काम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? अगर नौकरी करना आपकी मजबूरी है तो घर चलाना भी किसी एक औरत की अकेली जिम्मेदारी नहीं हो सकती। पति आपका है तो उसके लिए नाश्ता और टिफिन बनाना सिर्फ मेरा काम क्यों है? आप अपनी नौकरी करती हैं, अपनी सैलरी कमाती हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी करती हैं, तो फिर घर की जिम्मेदारियों से पूरी तरह अलग कैसे हो सकती हैं? मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ नेहा, मैं भी इसी घर की बहू हूँ और मेरी भी जिंदगी, मेरी भी थकान, मेरी भी इज्जत है। नेहा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने पूजा की तरफ देखते हुए कहा, भाभी, मेरी सैलरी को लेकर मुझे सुनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस घर में पैसे कमाकर लाती हूँ और घर के खर्चों में भी हाथ बटाती हूँ। पूजा ने उसकी बात शांत होकर सुनी और फिर बिना आवाज़ ऊंची किए जवाब दिया, पैसा कमाकर घर में देना अच्छी बात है नेहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाकी लोगों के ऊपर एहसान कर रही हो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नौकरी और सैलरी की वजह से घर के सारे कामों से तुम्हारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है, तो ये सोच बदलनी पड़ेगी।
शादी के समय तुम्हारे मायके वालों ने जो भी सामान दिया था वो तुम्हारा सम्मान था, लेकिन मैंने कभी उस दहेज का हिस्सा नहीं मांगा। इसलिए मुझसे ये उम्मीद मत रखो कि तुम कुछ भी करो और मैं हमेशा चुपचाप तुम्हारी इस्तेमाल की हुई प्लेट और छोड़ा हुआ कचरा उठाती रहूं। दोनों की आवाज़ें अब इतनी तेज हो चुकी थी कि अंदर कमरे में बैठी सुशीला जी भी बाहर निकल आई। उन्होंने देखा कि नेहा गुस्से में खड़ी है और पूजा सोफे पर बैठकर बेहद शांत नजर आ रही है। ये देखकर सुशीला जी का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने आते ही कहा, सुबह सुबह घर में क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? पूजा, तू अपना दिमाग खो बैठी है क्या? नेहा को ऑफिस जाने में देर हो रही है और तू यहाँ आराम से बैठकर चाय पी रही है। उसका नाश्ता और टिफिन क्यों नहीं बनाया? पूजा धीरे से सोफे से उठी और अपनी सास के सामने जाकर खड़ी हो गई। इस बार उसकी आवाज में डर नहीं था। उसने साफ शब्दों में कहा, मम्मी जी, आज के बाद मैं अपने और राहुल के काम करूंगी और आपकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखूंगी, लेकिन पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले अपने सर पर नहीं उठाऊंगी। मैंने इस घर की नौकरानी बनने का कोई ठेका नहीं लिया है। पूजा की बात सुनते ही सुशीला जी का पारा और चढ़ गया। वह बोली, तू मुझसे इस तरह जबान लड़ाएगी? दिन भर घर पर रहती है, कोई बाहर जाकर नौकरी थोड़ी करती है। अगर 2 रोटियां ज़्यादा बना देगी तो तेरे हाथ टूट जाएंगे क्या? मेरी छोटी बहू सुबह से शाम तक ऑफिस में मेहनत करती है, बाहर की दुनिया में कितनी परेशानियां झेलती है और ऊपर से पैसे कमाकर इस घर में लाती है। कम से कम उसकी थोड़ी मदद तो कर दिया कर। पूजा को जैसे इसी बात का इंतजार था। उसने बिना घबराए कहा, मम्मी जी, मैं भी एक बात पूछना चाहती हूँ। नेहा जो पैसा घर में लाती है, क्या वो पूरा घर चलाने में लगाती है या फिर उसका कुछ हिस्सा उसकी अपनी ज़रूरतों और शॉपिंग पर भी खर्च होता है? ये बात आप मुझसे बेहतर जानती हैं, लेकिन मैं इस पर बहस नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैं भी इस घर में काम करती हूँ। फ़र्क बस इतना है कि मेरी नौकरी की कोई ऑफिस टाइमिंग नहीं है और मुझे महीने के आखिर में कोई सैलरी नहीं मिलती। मेरी ड्यूटी सुबह 5 बजे शुरू होती है और रात 11 बजे तक चलती है। सुबह उठकर चाय से लेकर नाश्ता, टिफ़िन, खाना, सफाई, कपड़े, आपकी दवाइयाँ और घर की ना जाने कितनी छोटी बड़ी जिम्मेदारियाँ मैं निभाती हूँ। क्या मेरे इस काम की कोई कीमत नहीं है? क्या सिर्फ इसलिए कि मेरे हाथ में महीने के अंत में सैलरी का चेक नहीं आता, मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है? सुशीला जी कुछ बोल पाती उससे पहले ही अंकित भी अपने कमरे से बाहर निकल आया। उसने माँ और पत्नी को इस तरह बहस करते देखा तो बिना पूरी बात समझे सीधे पूजा पर बरस पड़ा। भाभी, ये क्या तरीका है बात करने का? नेहा सुबह ऑफिस के लिए तैयार होती है, उसके पास किचन में खड़े होकर नाश्ता बनाने का समय नहीं होता। आप तो घर पर ही रहती हैं, अगर आप उसका नाश्ता और टिफिन बना देती हैं तो कौन सा बड़ा काम हो जाता है? पूजा ने अंकित की तरफ देखा और इस बार उसका जवाब इतना सीधा था कि अंकित कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने कहा, अंकित, समस्या मेरी नहीं है, समस्या तुम्हारी सोच में है। अगर नेहा के पास सुबह समय नहीं है तो क्या तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं करते? तुम भी इसी घर के बेटे हो, तुम अपनी पत्नी के लिए नाश्ता क्यों नहीं बना सकते? अपने लिए खाना क्यों नहीं तैयार कर सकते? आखिर किस नियम में लिखा है कि जेठानी ही देवर और उसकी पत्नी का टिफिन तैयार करेगी? और कल रात जब तुम दोनों बाहर से पिज़्ज़ा खाकर आए थे तब तुमने ये नहीं सोचा कि मैं रात तक तुम्हारे खाने का इंतजार कर रही थी? तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि भाभी ने खाना बनाया होगा या नहीं? तो फिर अब सुबह भूख लगने पर सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर क्यों? आज से तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अंकित के पास इस सवाल का तुरंत कोई जवाब नहीं था। नेहा ने माहौल बिगड़ता देखा तो उसने अंकित का हाथ पकड़ लिया और कहा, अंकित, रहने दो। मुझे अब समझ आ गया है कि भाभी को मेरी नौकरी और मेरी सैलरी से परेशानी है। मैं बाहर कैंटीन में जाकर कुछ खा लूँगी। चलो, यहाँ खड़े होकर बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं। पूजा ने उसकी बात सुन ली और पीछे से शांत अंदाज में बोली, नेहा, मुझे तुम्हारी सैलरी से कोई जलन नहीं है। मुझे तुम्हारी उस आदत से परेशानी है जिसमें तुम अपनी सुविधा के लिए दूसरों की मेहनत को मुफ्त की सेवा समझ लेती हो। आज तुम कैंटीन में जाकर खाना खा लोगी, लेकिन क्या
हर दिन यही करोगी? बेहतर होगा कि कल से सुबह थोड़ा जल्दी उठो, अपना नाश्ता और अपना टिफिन खुद तैयार करो, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारे लिए बनी बनाई प्लेट लेकर खड़ी नहीं रहूंगी। तुम्हें नौकरी करने का पूरा अधिकार है, लेकिन मुझे भी अपने समय और मेहनत की इज्जत पाने का पूरा अधिकार है। नेहा और अंकित गुस्से में पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल गए। उनके जाते ही सुशीला जी ने पूजा को घूरते हुए कहा, तूने आज बहुत गलत किया है। तूने इस घर का माहौल खराब कर दिया। इस घर में कभी ऐसी आवाजें नहीं उठी, लेकिन तूने सबको अपने खिलाफ कर दिया। राहुल को आने दे, मैं उसे सब कुछ बताऊंगी, फिर वही फैसला करेगा कि सही कौन है। पूजा ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, बता दीजिए मम्मी जी, मुझे कोई डर नहीं है। राहुल को भी ये पता होना चाहिए कि उसकी पत्नी अब सिर्फ इसलिए चुप नहीं रहेगी क्योंकि वो घर संभालती है। उसे ये भी समझना चाहिए कि मैं इस घर की बहू हूँ, किसी के पैरों के नीचे बिछा हुआ डोरमैट नहीं। इतना कहकर पूजा वापस किचन में चली गई। उसने सबसे पहले अपने लिए नाश्ता बनाया और फिर आराम से बैठकर खाने लगी। आज वही साधारण सा नाश्ता उसे पहले से कई ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा था, क्योंकि आज पहली बार उसे लग रहा था कि उसने अपने लिए भी कुछ किया है। शाम को जब राहुल ऑफिस से घर लौटा तो सुशीला जी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने सुबह की पूरी घटना अपने अंदाज में सुनाई और बातों में इतना नमक मिर्च लगाया कि पूजा पूरी तरह गलत और नेहा बेचारी बन गई। उन्होंने राहुल को ये भी बताया कि पूजा ने नेहा की सैलरी और शादी में मिले दहेज तक को लेकर बातें सुनाई और घर का माहौल खराब कर दिया। दिन भर ऑफिस में थका हुआ राहुल माँ की बातें सुनकर पहले ही परेशान हो चुका था। जैसे ही वो कमरे में पहुंचा, उसका गुस्सा पूजा पर निकल गया। उसने कहा कि पूजा, ये सब क्या नया तमाशा शुरू कर दिया है तुमने? तुम्हें पता है अंकित और नेहा तुमसे कितने नाराज हैं। माँ का ब्लड प्रेशर तक बढ़ गया है। तुम घर की बहू होकर घर को जोड़ने की बजाय तोड़ने की कोशिश क्यों कर रही हो? अगर तुम सुबह 2 परांठे ज़्यादा बना देती तो आखिर कौन सी बड़ी आफत आ जाती। उस समय पूजा बिस्तर पर बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। उसने धीरे से किताब बंद की, उसे एक तरफ रखा और राहुल की तरफ देखकर बोली, राहुल, बात 2 परांठों की नहीं है। असली परेशानी ये है कि इस घर में सबने मेरी मेहनत को अपना अधिकार समझ लिया है। पिछले 6 सालों से मैं बिना शिकायत किए हर दिन इस घर के लिए काम कर रही हूँ। तुम्हारी पसंद का खाना बनाना हो, तुम्हारे कपड़े तैयार करने हो, माँ जी की दवाइयों का ध्यान रखना हो या घर की सफाई और बाकी जिम्मेदारियां निभानी हो। मैंने कभी पीछे हटने की कोशिश नहीं की, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? नेहा बाहर नौकरी करती है तो वह मॉडर्न, समझदार और इंडिपेंडेंट कहलाती है। मैं घर संभालती हूँ तो मुझे कहा जाता है कि मैं तो दिन भर घर पर खाली रहती हूँ। नेहा अगर ऑफिस से थककर कमरे में चली जाए तो सब कहते हैं कि उसे आराम करने दो, लेकिन मैं अगर 10 मिनट बैठ जाऊं तो मेरे लिए तुरंत कोई नया काम निकल आता है। कल रात जब नेहा और अंकित पिज़्ज़ा खाकर आए और खाली डिब्बे किचन में छोड़ आए, तब तुम्हें घर की शांति याद नहीं आई? जब माँ जी रोज मुझे ये महसूस करवाती है कि मैं पैसा नहीं कमाती, तब तुम्हें मेरा अपमान नजर नहीं आता? लेकिन आज मैंने सिर्फ इतना कह दिया कि हर कोई अपना काम खुद करे, तो अचानक मैं घर तोड़ने वाली बन गई। राहुल कुछ देर बिल्कुल शांत रहा। पूजा की बातें सुनकर पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने कभी अपनी पत्नी की नज़र से इस घर को देखने की कोशिश ही नहीं की थी। उसने धीमी आवाज में कहा, देखो पूजा, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत काम करती हो और तुम्हें थकान भी होती होगी, लेकिन परिवार में थोड़ा बहुत समझौता तो करना पड़ता है ना? पूजा ने तुरंत उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, लेकिन राहुल, हर बार समझौता सिर्फ मुझे ही क्यों करना चाहिए? क्या मेरी जिंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है? क्या मेरा थकान बाकी लोगों की थकान से छोटी है? मैं घर तोड़ना नहीं चाहती। मैं तो पहली बार इस घर में अपनी सही जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आज से मेरे नियम साफ है। मैं तुम्हारा नाश्ता बनाऊंगी, तुम्हारा टिफिन तैयार करूंगी और माँ जी की ज़रूरतों का ध्यान रखूंगी, लेकिन अंकित और नेहा अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालेंगे। दोनों पढ़े लिखे हैं, कमाते हैं और उनके हाथ पैर बिल्कुल ठीक हैं। उन्हें अपना नाश्ता बनाना और अपना टिफिन तैयार करना सीखना होगा। ये मेरा अकेले का घर नहीं है।
अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो कोई बात नहीं, तुम कल से सुबह उठकर नेहा और अंकित का टिफिन बना दिया करना, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। इतना कहकर पूजा ने अपनी किताब फिर से उठाई और पढ़ने लगी। राहुल को अब साफ समझ आ चुका था कि पूजा पहले जैसी डरकर हर बात मान लेने वाली बहू नहीं रही। उसके अंदर कुछ बदल चुका था और ये बदलाव सिर्फ गुस्से का नहीं बल्कि अपने सम्मान को लेकर जागी हुई समझ का था। उसने उस रात पूजा से कोई बहस नहीं की, चुपचाप अपने कपड़े बदले, बिस्तर पर लेटा और सो गया। लेकिन अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल बिल्कुल अलग रहा। ऐसा लग रहा था जैसे घर की दीवारों के बीच भी एक अजीब सी खामोशी ठहर गई हो। कोई खुलकर झगड़ा नहीं करता था, लेकिन पहले जैसी सहजता भी नहीं थी। नेहा को अभी भी उम्मीद थी कि शायद एक दो दिन में पूजा का गुस्सा शांत हो जाएगा और वह खुद ही वापस पहले की तरह उसका नाश्ता और टिफिन तैयार करने लगेगी। लेकिन पूजा ने इस बार अपना फैसला बदलने का नाम नहीं लिया। वो किसी से लड़ाई नहीं करती थी, किसी को ताना नहीं देती थी, बस जितना उसका काम था उतना करती और बाकी जिम्मेदारियां उन्हीं लोगों पर छोड़ देती जिनकी वे जिम्मेदारियां थीं। अब नेहा को मजबूरी में रोज सुबह करीब आधा घंटा पहले उठना पड़ता था। पहले जिस समय वो आराम से उठकर तैयार होती थी, अब उसी समय उसे किचन में खड़े होकर सोचना पड़ता था कि आखिर नाश्ते में बनाया क्या जाए। शुरुआत के 2 दिन तो उसने और अंकित ने बाहर से नाश्ता मंगवाकर काम चला लिया। कभी सैंडविच, कभी परांठे और कभी कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते। लेकिन रोज बाहर का खाना खाने से धीरे धीरे दोनों का पेट भी परेशान होने लगा और खर्चा भी पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गया। आखिर घर में खाना बनाना सिर्फ खाना बनाने की बात नहीं थी, बल्कि उसमें पैसे और समय दोनों की बचत होती थी। एक सुबह नेहा झुंझुलाते हुए किचन में पहुंची। उसकी आंखों में नींद थी और चेहरे पर साफ लिखा था कि उसे सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। उसी समय पूजा किचन में राहुल के लिए पोहा तैयार कर रही थी। नेहा ने बिना कुछ बोले फ्रिज खोला, ब्रेड निकाली और टोस्ट बनाने की कोशिश करने लगी। लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी परेशानी बढ़ गई, क्योंकि टोस्टर का प्लग ठीक से सॉकेट में नहीं लग रहा था। नेहा पहले से चिड़ी हुई थी, इसलिए वो बार बार प्लग लगाने की कोशिश करती रही। पूजा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कोई ताना नहीं मारा। उसने पोहे की प्लेट तैयार की और वहां से जाते हुए बस इतना कहा, नेहा पहले स्विच बंद कर लेना, उसके बाद प्लग लगाना, नहीं तो करंट लग सकता है। नेहा ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप स्विच बंद किया और फिर प्लग लगाया। उस छोटे से पल में शायद उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस काम को वो हमेशा बेहद आसान समझती थी, वह वास्तव में इतना आसान नहीं था। सुबह सुबह उठकर ये सोचना कि क्या बनाना है, सामान निकालना, गैस चलाना, नाश्ता तैयार करना, बर्तन संभालना और फिर ऑफिस के लिए समय पर तैयार होना, इन सब के पीछे कितनी मेहनत और समझदारी लगती है, ये अब उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था। उसे ये भी महसूस होने लगा कि पूजा पिछले 6 सालों से सिर्फ खाना नहीं बना रही थी, बल्कि पूरे घर की सुबह को समय पर चलाने की जिम्मेदारी अपने सिर पर उठाए हुए थी। दूसरी तरफ सुशीला जी भी सब कुछ ध्यान से देख रही थी। शुरुआत में उन्हें लगता था कि पूजा के बिना भी घर आराम से चल जाएगा और वो पहले की तरह हर काम करती रहेगी। लेकिन जब उन्होंने अंकित और नेहा को रोज़ सुबह परेशान होते देखा, कभी नाश्ते को लेकर तो कभी टिफ़िन को लेकर, तब उनकी सोच भी बदलने लगी। उन्हें अंदर ही अंदर समझ आ गया कि अगर पूजा सच में पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर से उतार देगी तो घर का रोज का सिस्टम बिगड़ जाएगा। अब सुशीला जी ने भी पूजा को हर छोटी बात पर ताना देना कम कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि पूजा की मेहनत को नज़रअंदाज करना आसान था, लेकिन उसके बिना उस मेहनत की कमी को महसूस ना करना मुश्किल था। धीरे धीरे घर में कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ, ना किसी ने रातों रात अपना स्वभाव बदल लिया और ना ही सबने एक दूसरे से माफ़ी मांगकर सब कुछ पहले जैसा कर दिया। बदलाव बहुत छोटा था लेकिन महत्वपूर्ण था। घर के नियम बदल गए थे। अब नेहा सुबह समय पर उठती, अपना और अंकित का नाश्ता तैयार करती और दोनों के लिए टिफ़िन भी खुद बनाती। अगर रात को दोनों बाहर खाना खाकर आते तो इस्तेमाल किए हुए डिब्बे और बोतलें खुद कूड़ेदान में डालते।
पूजा अब भी घर का काम करती थी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को सिर्फ घर के काम तक सीमित रखना बंद कर दिया था। दोपहर में जब उसके हिस्से का काम खत्म हो जाता तो वो आराम से 1-2 घंटे सोती। पहले उसे लगता था कि अगर वो थोड़ी देर आराम कर लेगी तो लोग उसे आलसी समझेंगे, लेकिन अब उसने समझ लिया था कि आराम करना आलस नहीं बल्कि शरीर और दिमाग की ज़रूरत है। उसने धीरे धीरे अपने लिए समय निकालना भी शुरू कर दिया। पास के एक इंस्टीट्यूट में उसने सिलाई और डिज़ाइनिंग का छोटा सा कोर्स ज्वाइन कर लिया। उसका सपना बहुत बड़ा नहीं था, वो बस चाहती थी कि घर संभालने के साथ साथ उसके पास अपना एक हुनर हो और आगे चलकर वो घर से ही कुछ काम शुरू कर सके। अब पूजा को हर समय किसी से ये साबित करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी कि वो भी मेहनत करती है। उसने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ज़रूरी बात समझ ली थी। सम्मान मांगने से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी सीमाएं तय करना। उसने घर छोड़ा नहीं, किसी को घर से निकालने की कोशिश नहीं की, पुलिस बुलाने या बड़ा तमाशा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। उसने सिर्फ इतना किया कि जो जिम्मेदारी उसकी थी उसे निभाया और जो जिम्मेदारी दूसरों की थी उसे अपने सर से उतार दिया। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। इस कहानी में कोई एक ऐसा इंसान नहीं था जिसे खलनायक कहा जा सके। ये एक ऐसे परिवार की कहानी थी जहां सालों से एक महिला की मेहनत को उसकी जिम्मेदारी समझ लिया गया था और धीरे धीरे उसकी मेहनत को उसका फर्ज मानकर उसकी कदर करना ही बंद कर दिया गया था। पूजा ने किसी से लड़कर नहीं बल्कि अपने व्यवहार में बदलाव लाकर ये बात समझा दी कि घर संभालने वाली महिला भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना बाहर जाकर कमाने वाला इंसान। उसने घर नहीं तोड़ा बल्कि घर में अपनी जगह बनाई। अब वो किसी की नौकरानी नहीं थी, किसी की मुफ्त सेवा करने वाली नहीं थी, बल्कि उसी घर की बराबर की सदस्य थी। और शायद उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत यही थी कि एक दिन उसने दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को भूलना बंद कर दिया और अपने सम्मान को भी अपनी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा मान लिया। दोस्तों, आपको पूजा की ये कहानी कैसी लगी? क्या पूजा ने अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज़ उठाकर सही किया या उसे पहले की तरह सबकी जिम्मेदारियां निभाते रहना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपको भी लगता है कि घर संभालने वाली महिला की मेहनत की उतनी ही कदर होनी चाहिए जितनी बाहर जाकर कमाने वाले इंसान की, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही दिल को छू लेने वाली और समाज को एक ज़रूरी सीख देने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।